नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में हम कमोडिटी बाजार की हर हलचल आपके सामने रखते हैं, उसके साथ ही आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल्स, एग्री प्रोडक्ट, सभी पर आपको तरीके से राय देते हैं। लेकिन आप अपने सवाल हम तक कैसे पहुंचा सकते हैं, सबसे पहले वो जरिया जान लीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे 9136934065, जी हाँ, इस नंबर पर आपको हमें अपना सवाल व्हाट्सएप कर देना है। अपना नाम, अपने शहर का नाम स्पष्ट लिखिए और उसके नीचे जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपकी शंकाएं हैं, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, इसके अलावा ऑयल एंड गैस और बाकी किसी भी तरह के कोई भी क्वेरीज हो, कोई बेसिक सवाल भी अगर आपके हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए, तो ऐसे सवाल भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपके उन सवालों के जवाब देंगे। इन सब के बीच में खास तौर पे बात सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा गोल्ड और सिल्वर पर हमारा फोकस रहेगा। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं GCL ब्रोकिंग से अमित खरे साहब, और हमारे साथ AIGF के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया साहब भी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ चर्चा में शामिल होते हैं अनुज चौधरी मिरई एसेट शेयर खान से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी से आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन जरा दर्शकों को ब्यौरा देते हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की स्थिति फिलहाल है। तो आप देखिए, 1,21,000 के पास इस वक्त गोल्ड, और एक तरह से मजबूती का जो रुझान है वो धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत तर होता हुआ। अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि 1,48,850 के पास इस वक्त सिल्वर, और जाहिर सी बात है कि जो आउट परफॉर्मेंस है इस वक्त सिल्वर की, वो भी देखते ही बन रही है। अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म से बात करें और बाकी डेटा को देखें तो आप देखेंगे कि कॉमेक्स पर सोना $4,000 के करीब है, तो कॉमेक्स पर चांदी $48 के ऊपर काबिज होती हुई नजर आ रही है। और नितिन जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। खास तौर पे अगर हम जो देख रहे हैं सोने और चांदी की रफ्तार, जो बीच में एक करेक्टिव फेज में भी नजर आई और वहां से एक कहीं से रिबाउंड दिखा, और वो रिबाउंड अब मजबूत से मजबूतर होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और यहां से आपको क्या लग रहा है बाजार, क्योंकि अमेरिकी शटडाउन और लेबर मार्केट की चिंताओं के भी बाजार अछूता नहीं है। नमस्कार प्रशांत जी, मेरे को पैनलिस्ट अमित जी और अनुज जी और साथ में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए प्रशांत जी, किसी भी बुल मार्केट में जब हमने देखा कि 9 हफ्ते तक कंटिन्यूअस सोना जो है वो अपर साइड में था, फिर हमने दिवाली पे जिस समय इंडियन इन्वेस्टर्स जो है वो छुट्टी के मूड में रहते हैं, एक क्रूएल करेक्शन आते हुए देखा, और उसके बाद हम देख रहे हैं बाजार जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट की निशानी होती है प्रशांत जी की एक बुल मार्केट के बाद जो वीकेंड्स होते हैं वो इसी तरह के करेक्शन के बाद निकलते हैं और मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता है और फिर उसको बढ़ा देता है। अब लौटते हैं आपके प्रश्न की तरफ कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले यूएस का जो शटडाउन है वो अपना सबसे लंबा शटडाउन होने जा रहा है, उसको लेके जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो एक सोने के लिए रैली का प्ले कर रहा है। दूसरा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी तरफ अभी लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन जिस तरह से एआई स्टॉक्स का बबल बन रहा है, मतलब अगर आज हम एनवीडिया के मार्केट कैप की बात करें तो वो इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा होता है। तो इस तरह का जो वैल्यूएशंस को लेकर रिस्क आ रहा है, तो अब वो स्थिति है जहां पे वो उस स्टॉक को निकाल भी नहीं पा रहे हैं और रखने में भी उनको डर लग रहा है। तो वो अपने आप का जब इंश्योरेंस ले रहे हैं या हेजिंग कर रहे हैं तो वहां पे वो गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन है वो भी चल रहा है, और साथ में जो कल डेटा आया जिसने बताया कि यूएस की जो सबसे बड़ी जॉब कटौती हुई है वो इस महीने में हुई है, जो हमने देखा लगभग 150-170% से बढ़ के आई थी। तो ये सभी फैक्टर्स जो है वो जो डॉलर के लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके गोल्ड को पॉजिटिव करते हुए जा रहे हैं। और मुझे लगता है 2-3 हफ्ते के कंसोलिडेशन इसी तरह से रहेंगे और दिसंबर महीने के फर्स्ट वीक से फिर हम एक गोल्ड में बुल रन आते हुए देखेंगे जो वापस इसको $5,000 से $5,500 की तरफ
लेके जाएगा। प्रशांत जी। बिल्कुल, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं और एक जो आउटलुक भी है आने वाले वक्त में, खास तौर पे मंथ एंड, मतलब अगर हम खास तौर पे ईयर एंड की बात करें तो वहां पर क्या नजरिया बन रहा है वो भी नितिन जी ने बखूबी आपको समझाया। चलिए एक और फैक्टर क्या, एक जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसको जरा आपके सामने लाते हैं। और आप देखिए गोल्ड ईटीएफ में निवेशकों का जबरदस्त रुझान इस वक्त देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि अक्टूबर में भारत में गोल्ड ईटीएफ में 85 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मंथली इनफ्लो यहां पर देखने को मिली है। 2025 में अब तक अगर हम बात करें तो 350 करोड़ डॉलर का निवेश आया है और ये एक रिकॉर्ड इनफ्लो कहीं ना कहीं दर्ज किया गया है। गोल्ड ईटीएफ का जो एयूएम है वो भी बढ़कर 1130 करोड़ तक पहुंच गया है। सितंबर की तुलना में निवेश में 6% की कमी आई है, लेकिन लगातार जो है वो ये फिफ्थ मंथ है जब एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और फिगर्स हमारे सामने हैं। अपने आप में ये बहुत जो डेटा है वो इस पूरे रुझान की ओर, इस पूरे कह सकते हैं ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है। और इसी सवाल के साथ जो है वो हम अपने एक्सपर्ट के पास भी जाएंगे। और अनुज जी, मेरा सवाल आपसे होगा, खास तौर पे अगर हम देखें गोल्ड ईटीएफ में ये जो जबरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है, ये जो एक खास तौर पे एक वेटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और एक कंसिस्टेंट कहीं ना कहीं रुझान नजर आ रहा है, इसमें कहीं अप्स डाउन्स ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नमस्ते प्रशांत जी। सबसे पहले नमस्ते सभी दर्शकों को। हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ के अंदर में ग्लोबली और इंडिया के अंदर में जो है फंड फ्लोज बढ़े हैं। एक नया एवेन्यू मिला है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो ईटीएफ की तरफ में बढ़ रहे हैं। उनको लगता है कि जो फिजिकल मार्केट है आज करीबन 1,30,000, 25,000, 30,000 के आसपास में आ गया है, तो उनके लिए डिफिकल्ट होता है फिजिकल में बाई करना, तो वो ईटीएफ की तरफ में की तरफ आ रहे हैं। हम गोल्ड भी इसको देखेंगे तो 100 रुपए के आसपास में चल रहा है, तो उनके लिए छोटे अमाउंट्स के अंदर में ईटीएफ के अंदर में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। दूसरा हम देखेंगे कि जो चाइना के सेंट्रल बैंक है वो 12 महीने से कंटिन्यूस बाई कर रही है। अक्टूबर में ऑलमोस्ट एक 9.3 टन्स का सेंट्रल बैंक बाइंग हुई है चाइना की तरफ से, तो वो भी एक एडिशनल फैक्टर है जो गोल्ड की तरफ में अपसाइड की तरफ में दिखा रहा है। बिल्कुल, तो लगे हाथ जरा अपनी कॉल भी बता दीजिए। जी, गोल्ड के अंदर में के अंदर बाई करके चलना चाहिए। 1,20,800 के आसपास बाई करके चल सकते हैं। ये पोजिशनल कॉल है। स्टॉप रहेगा 1,18,500 के नीचे में। ऊपर में टारगेट रहेगा 1,23,500 और 1,25,000 तक दिखाई दे सकता है। तो गोल्ड में अनुज जी की राय में जो है वो आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो 1,18,500 का, जो पहला टारगेट वो 1,23,500 का और दूसरा है 1,25,000 का। और पोजिशनल बाइंग के हिसाब से ये आपको टारगेट्स दिए गए हैं। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर मैं सोना और चांदी में अगर आपको एक रफ्तार के तौर पे या एक ट्रेंड के तौर पे देखें तो आपको कहाँ ज्यादा बेहतरी नजर आ रही है? रफ्तार जो है वो कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव बनी हुई है? और क्या जो एक तरह का लगातार एक करेक्टिव फेज था, जो एक करेक्शन मोड था, वो टाइम करेक्शन मोड में तो सोना फिलहाल नहीं दिख रहा। नमस्कार प्रशांत जी, बिल्कुल मूवमेंट काफी अच्छा है और हमारे दो गेस्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। ओवरऑल अगर हम स्पीड की बात करें तो चांदी की स्पीड हमेशा से ही ज्यादा रही है, चाहे वो बढ़ने की हो या गिरने की। तो स्पीड मेरे को लग रहा है ट्रेंड के हिसाब से बढ़ने की सिल्वर में ही रहेगी, क्योंकि करेक्शन मेरे को लग रहा है ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ये लास्ट वीक में जो लो बनाए थे 1,18 के आसपास और 139 के आसपास सिल्वर ने, ये बॉटम मेरे को लग रहा है अभी कुछ हफ्तों तक ब्रेक नहीं होंगे जब तक कि कोई बहुत बड़ी न्यूज नहीं आती इसके लिए। तो मेरे को लग रहा है आगे आने वाले समय सोने चांदी में लगभग वापस फिर से एक नए हाई जो है बनते हुए दिखाई देंगे। अगर हम ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो मोमेंटम और रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने मिनी गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड बनाए हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं 2 से 3,000 पॉइंट का मोमेंटम डेली गोल्ड सिल्वर में हो रहा है। तो बड़े लॉट में अगर देखा तो 2 से 3 लाख रुपए का मोमेंटम जो है गोल्ड में डेली बेसिस पे हो रहा है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए मैंने दिसंबर गोल्ड मिनी का एक बाय का ट्रेड बनाया है 1,20,770 के आसपास। इसमें खरीदारी करनी है, टारगेट लेके चलना है 1,22,200 रुपए का। 1 से 2 दिन का टारगेट रहे
वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 1,20,000 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस है। अब हम सिल्वर मिनी की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर मिनी नवंबर वायदा ओपन है, 1,49,000 के आसपास इसमें खरीदारी करनी है। टारगेट लेके चलना है 1,53,000 रुपए का, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 1,47,000 रुपए का। जी प्रशांत जी। जी, तो सिल्वर मिनी नवंबर 30 आपको जो है वो लॉस यहाँ पर रखना है 1,47,000 का, और यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 1,53,000 तक के नजर आ सकते हैं। गोल्ड मिनी दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टारगेट आपको 1,22,000 तक के नजर आ सकते हैं, 1,22,200 के। स्टॉप लॉस आपको 1,20,000 का यहाँ पर रखना है। चलिए अब कुछ सवाल भी ले लेते हैं दर्शकों के जो लगातार हम तक अपने सवाल पहुंचा रहे हैं। अरविंद जैन ने राजस्थान से अपना सवाल पूछा है, चांदी पर नजरिया देना चाहते हैं और सीधा इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है नितिन जी कि चांदी इस वक्त खरीदने लायक है या चांदी में बिकवाली की जाए, बताइए। बिल्कुल प्रशांत जी, बाय करके चले, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो नेक्स्ट ईयर इनको 2.5 लाख रुपए के आसपास चांदी मिल जाएगी, जो कि लगभग यहाँ से 50 से 60% का रिटर्न बनता है। तो खरीदारी करके चलें। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको बड़े जो हैं लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, वो साफ तौर पर लेवल्स भी आपको नितिन जी ने बता दिए। अगला सवाल कृष का लेते हैं, दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है, कॉपर में जो है वो नजरिया जानना चाहते हैं और कॉपर में एक तरह से कहीं ना कहीं अभी फिलहाल क्या किया जाए, ये सीधा सीधा सवाल इनका है। अनुज जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। कॉपर में आपका क्या नजरिया होगा फिलहाल के हिसाब से, जो है हमारे दर्शक ने सवाल पूछा है। जी, हमने देखा कि कुछ सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है कॉपर, एक 997, 998 और 1,000 के रेंज के अंदर में थोड़ा डिप्स आए तो इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। 995, 996 के लेवल के आसपास में आए तो बाई करके चल सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म कॉल है, नीचे में 975 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं और ऊपर में 1,030 से 1,040 का लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो एक तरह से बुलिश नजरिया, स्टॉप लॉस 975 का और टारगेट 1,030 पहले और दूसरा 1,040 का आपको कॉपर में इस वक्त अनुज जी की तरफ से मिलता हुआ। अमित जी, कॉपर में आपकी भी कोई कॉल हो तो जरा बता दें। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है कॉपर का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा है और हम देख रहे हैं कि अभी इसका जो रेंज है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का, वो 1,020 से लेकर नीचे में 995 रहा है। तो मेरे को लग रहा है 1,000 के आसपास इसमें खरीदारी की जा सकती है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसका जो टारगेट मेरे को नजर आ रहा है वो 1,020 का है और स्टॉप लॉस देखा जाए तो 990 रुपए का है। बट मेरे को लग रहा है एक्सपायरी एंड तक ये टारगेट एक्सटेंड हो सकता है, जो कि 1,050 के आसपास तक हो सकता है। जी, तो कॉपर पे आपको जो सलाह है उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 990 का, टारगेट 1,020 तक के, और यहाँ पर बुलिश नजरिया साफ तौर पर आता हुआ अमित जी की भी तरफ से। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पर आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा क्रूड, एग्री और बाकी नेचुरल गैस पर भी आपको नजरिया देने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, राहुल हमारे एक दर्शक हैं दिल्ली से, इन्होंने सवाल पूछा है, क्रूड और नेचुरल गैस में जो है वो राय जानना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि क्रूड और नेचुरल गैस में ट्रेंड कैसे नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार क्रूड के आपको लेवल्स भी बता देते हैं। ब्रेंट क्रूड देखिए $64 के करीब इस वक्त नजर आ रहा है। WTI क्रूड की अगर हम बात करें तो ये $60 के ऊपर है। MCX क्रूड 5,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और MCX क्रूड में 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लगातार जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रिकवरी का अटेम्प्ट जो है वो क्रूड में नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कॉन्फिडेंस जो चाहिए उसकी राह ज़रूर अभी फिलहाल क्रूड देख रहा है। नेचुरल गैस और क्रूड दोनों पर जो है वो हम राय लेने की कोशिश करेंगे। और अमित जी, चूंकि आपकी कॉल भी है इस पे, तो ज़रा बताएं क्रूड और नेचुरल गैस में क्या नज़रिया बन रहा है।
क्रूड ऑयल में प्रशांत जी मैं देख रहा हूँ कि 5500 से लेके 5250 ये रेंज में लगभग 10-12 दिन इसको हो चुके हैं और इसी रेंज में ये कारोबार कर रहा है। अभी मैं देख पा रहा हूँ डेली चार्ट के हिसाब से तो इसमें एक रिकवरी फेस मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ट्रेड मैंने बनाया है 5300 के आसपास इसमें खरीदारी करें। ऊपर में इसका जो टारगेट है वो 5440 रुपए का रखना है और स्टॉप लॉस 5220 रुपए के नीचे का रहेगा। ये 1 से 2 दिन का ट्रेड है। और अगर नेचुरल गैस की हम बात करें तो नेचुरल गैस वापस फिर से सप्लाई जोन के आसपास जो है कारोबार करती नजर आ रही है। मेरे को लग रहा है 390 के आसपास इसमें एक बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस 394 रुपए का रहेगा नवंबर वायदा और नीचे में मेरे को 375 के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल जो है वो भी बहुत सारे दर्शकों ने गोल्ड पर भी पूछा है और महावीर हैं बेंगलुरु से, इनका सवाल लेते हैं और ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड है वो क्या $4050 तक आएगा। नितिन जी बहुत ही स्पेसिफिक सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल महावीर जी का, सोना क्या $4050 तक आएगा? प्रधान जी बिल्कुल एकदम रेंज पे ही खड़े हैं, तो लग रहा है नेक्स्ट वीक में ही उनको मिल जाएगा $4050। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक तरह से बुलिश नजरिया ही साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे और भी सवाल हैं, उनको भी लगातार लेते हैं। पवन है राजस्थान से और पूछ रहे हैं क्या चांदी 1,40,000 तक आ सकती है? मतलब ये करेक्शन का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं और करेक्टिव फेज में खरीदारी के मौके देख रहे हैं। नितिन जी जरा चांदी पर भी राय दीजिए, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब बहुत ज्यादा आप बुलिश हैं, लेकिन ये तो सीधा पूछ रहे हैं कि 1,40,000 का भाव क्या आने वाले वक्त में कभी नजर आ सकता है? देखिए यूएस ने कल जिस तरीके से इसको एक अलग लिस्ट में डाला है इंपोर्ट के लिए, तो रिस्ट्रिक्शंस तो जरूर हो चुके हैं और ये चांदी में कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई क्रंच पैदा करेगा। तो मुझे लगता है कि बार बार जिस तरीके से 144, 145 के लेवल से चांदी सपोर्ट ले रही है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा आपकी चांदी जो है वो 1,40,000 तक नियर टर्म में आए। हफ्ते 2 हफ्ते में तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है कि चांदी 1,40,000 का लेवल टच करेगी। तो ये जो है आपको एक विस्तृत नजरिया साफ तौर पर नजर आता हुआ। हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण हिसार से और चांदी के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस मतलब कुछ ऐसा उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम मौजूदा ट्रेंड्स को ही देखते हैं और उसी को लेते हुए कहीं ना कहीं हम इस पे सवाल करेंगे। अनुज जी आप बताइए, चांदी के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं। जी, चांदी अभी चल रही है करीबन 1,48,000 850 के आसपास में, नीचे डिप्स पे बाई करके चलना चाहिए। करीबन 1,48,000 के 48,000 के आसपास पे आए तो बाई करके चल सकते हैं। ये पोजिशनल लेवल्स है। स्टॉप लॉस रहेगा 1,43,000 के नीचे में और ऊपर में टारगेट देखे जा सकते हैं 1,56,000 से 1,60,000 तक। अमित जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बेस मेटल्स में कहीं कोई कॉल बन रही है, कहीं कोई आपको पॉजिटिव रुझान नजर आ रहा है? बेस मेटल में कॉपर के अलावा जिंक भी चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 300 रुपए के आसपास नवंबर वायदा जिंक में एक खरीदारी का ट्रेड रह सकता है। मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीक में इसमें 309 से 310 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 294 रुपीज का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी प्रसाद जी। और शुरुआत में हम ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे थे, एक विस्तृत चर्चा भी रही। नितिन जी ईटीएफ को लेकर आपका क्या नजरिया बन रहा है? ये जो तमाम डेटा जो सपोर्ट कर रहा है और जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो है कहीं ना कहीं इसमें जूलर्स के पर्सपेक्टिव को भी देखना होगा। बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पे मैं बताऊं, जब हम लोग एक 40-45 साल के एज ग्रुप में बात करते हैं, तो जब उनसे गोल्ड ईटीएफ की बात होती है तो वो थोड़ा सा रिलेटेंट होते हैं। उनको ये लगता है कि हमारे पास फिजिकल सोना जो रहेगा वो घर पे रहेगा, उसको देखना जो है वो थोड़ा सा ठीक रहता है। ईटीएफ वगैरह में हम लोगों ने कभी किया नहीं है, तो हमें पता नहीं कैसे होता है, क्या करना है। तो वो जो अवेयरनेस की कमी है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जो ट्रेंड जी की बात करें या मान लीजिए जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या जो डिजिटल सेवी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम जाएंगे, हमें थोड़े से डाउट्स होते हैं, तो वो डाउट्स को देखते हुए वो एक जो वर्ग है वो ईटीएफ की तरफ आता है। अब जैसा कि आपने बताया $1130 करोड़ का एयूएम जो है वो गोल्ड ईटीएफ का हो गया है, जो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत चिंता का विषय हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है
कि अगर गोल्ड में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आज भारत के अंदर 1 लाख करोड़ का गोल्ड ईटीएफ के माध्यम से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अगर इसका 20-25% भी ज्वेलरी इंडस्ट्री अगर ले पाती है, तो ये 20 से 25 हजार करोड़ की एडिशनल जो है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए रेवेन्यू जनरेशन का काम करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इसके ऊपर चिंतन की जरूरत है जो इंडस्ट्री के अंदर हमें करना पड़ेगा, ताकि जो निवेशक है हमारे जो जेन जी हैं, उनका जो रुझान है वो वापस फिजिकल गोल्ड की तरफ आए और लोग इस बात को समझ सकें जब आप ईटीएफ लेते हो तो आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो होते हैं वो भी पे करने होते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर कहता हूँ 0.5% है और अगर आपने साल दर साल 0.5% भी पे किया तो 10 साल में 5% आप पे कर देते हो, और अगर 10 साल तक आपके पास गोल्ड 10 ग्राम पड़ा है तो वो 10 ग्राम ही होता है। तो इस तरह की जो अवेयरनेस है वो हमें लगता है हमें ऑन द ग्राउंड करनी पड़ेगी। तो हम 25-30 हजार करोड़ का जो बिजनेस है, ये रेवेन्यू है, वो इंडस्ट्री के अंदर हम इजिली जनरेट कर सकते हो और गवर्नमेंट को भी उसके अंदर लगभग 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये कहीं न कहीं जिस तरह से पूरा बाज़ार अपग्रेड होता है, वैसे ही कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर है, उसके अपग्रेडेशन के बारे में भी कहीं न कहीं इस पूरे इकोसिस्टम में काम होना चाहिए। और बहुत ही बेहतर बात नितिन जी ने आपके सामने रखी। चलिए, एग्री मार्केट को भी ज़रा फोकस में ले आते हैं और एग्री मार्केट में क्या हाल है, ज़रा देख लीजिए। जीरे में 1% से ज़्यादा की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया में जो है वो 1% की गिरावट है। हल्दी भी जो है वो 1% से ज्यादा टूटती हुई नजर आ रही है और ग्वारगम भी गिरावट है। मतलब ओवरऑल अगर हम पॉकेट को देखें तो वहां से कहीं से भी एक पॉजिटिव संकेत नजर नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा जो रीजन रहा है वो बेमौसम जो बरसात हुई है, जो एक्सटेंड मानसून आया है और कई इलाकों में जो हमने देखा कि मोंथा तूफान का असर भी दिखा। कई जगहों पे जो एक लेट रेन का लेटेस्ट था उसने कहीं ना कहीं भरपाई की, तो उसने नुकसान भी किया है फसलों को। इन सारी चीजों को भी देखना होगा और इस लिहाज से अमित जी हमें बताइए कि एग्री जो पॉकेट है वहां पर क्या रणनीति रखी जाए और कोई कॉल्स हो तो आप वो भी बताइए। बिल्कुल प्रशांत जी, एग्री में जो ट्रेड है वो टॉप ट्रेड में देखा जाए तो पहले हल्दी वायदे की हम बात कर लेते हैं। हल्दी दिसंबर वायदा आज लगभग 4% के आसपास के सर्किट पे सडनली एकदम सर्किट लगाया और ऊपरी स्तरों पे ही बंद हो गई। तो पहला ट्रेड जो है वो हल्दी में ही रहेगा। हल्दी का जो है चार्ट काफी अच्छा दिखाई दे रहा है पोजिशनली और शॉर्ट टर्म दोनों के लिहाज से। तो दिसंबर वायदा हल्दी 14,500 के आसपास खरीदारी करनी है। 15,500 रुपए इसका टारगेट रहेगा, लगभग एक हफ्ते के आसपास का। स्टॉप 14,000 का रहेगा। ट्रेडर्स को 16,000 के लेवल पे खासतौर से ध्यान रखना होगा। दिसंबर वायदा हल्दी अगर 16,000 के ऊपर निकलती है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, दिसंबर वायदा हल्दी अगर 16,000 रुपए के ऊपर निकलती है तो इसमें इसका जो लाइफ टाइम हाई है 20,400 के आसपास, वो वापस फिर से रिटेस्ट हो सकता है। दूसरा ट्रेड धनिया वायदे की बात हम कर लेते हैं। दिसंबर वायदा धनिया 8200 के आसपास लेना है, टारगेट लेके चलना है 8600 रुपए का, स्टॉप लॉस 79,700 का। जीरे की रेंज दिसंबर वायदा के अभी एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है जीरे में नजर आ रहा है। 19,700 रुपए इसका एक शॉर्ट टर्म का बॉटम हो सकता है और 20,900 रुपए इसका एक टॉप है। अब हम ग्वारसीड ग्वारगम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम का ओवरऑल ट्रेंड अभी देखा जाए तो काफी नेगेटिव है। इसका इसमें हाल फिलहाल देखा जाए तो कोई ट्रेंड मेरे को नजर नहीं आता है। ग्वारसीड दिसंबर वायदे की रेंज अगर मैं बात करूं तो नीचे में 4600 रुपए और ऊपर में 5,000 रुपए, ये रेंज मेरे को नजर आती है। अब हम कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर चार्ट पे काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। 6800 के आसपास दिसंबर वायदा कैस्टर में खरीदारी की जा सकती है। 6700 का स्टॉप लॉस लगाना है और 7,000 रुपए के टारगेट में। जी प्रशांत जी। चलिए, तो आपको तमाम जो है वो एग्री कमोडिटीज पे किस तरह की रणनीति रखनी है, लेवल्स का कहां पर ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक आखिरी सवाल लेते हैं हरनेक सिंह का, राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। क्रूड ऑयल में 5450 और 5500 की पुट होल्ड है, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या करें। जी बताइए क्या राय होगी। क्रूड ऑयल में 5450 और 5500 की पुट होल्ड है इनकी। जी, ओवरऑल ट्रेंड इसके अंदर में लॉन्ग टर्म के अंदर में तो थोड़ा नेगेटिव ही लग रहा है। 5400 का जो है करीबन 153 के आसपास में चल रहा है। इसको अगर उनका रिस्क एपेटाइट है तो अगर इसमें होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे में 130 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 180 से 195 रुपए तक देखा जा सकता है। अगर 5500 देखें तो 220 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा नीचे 190 के नीचे में और ऊपर में टारगेट रहेंगे 275 से 280 के आसपास। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई एग्री प्रोडक्ट्स पे और इसके अलावा क्रूड पर भी आपको
तरीके से राय मिलती हुई। चलिए, बड़ी अच्छी चर्चा रही और तमाम हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ नितिन जी, अमित जी, अनुज जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने का और दर्शकों का मार्गदर्शन करने का। बहुत ही पेशेंस के साथ आपने तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और नज़रिया दिया। आई एम श्योर कि ये तमाम सलाहें जो हैं वो हमारे दर्शकों के काम आएंगी, उन्हें और बेहतर कहीं ना कहीं निवेश की रणनीति में मददगार होंगी। थैंक यू सो मच आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए। तो कमोडिटी फटाफट में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।